सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डीएवी में क्लास 5 में चैप्टर 10 एंड दैट इज़ मैपिंग इंडिया। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट मैप्स, मैप वर्क हमने अपनी क्लासेस में किया होगा, बट एग्जैक्टली मैप ग्लोब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है मैप्स में, मैप में रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं, मैप को देखने के लिए हम कैसे क्या चीज़ें क्या टर्म्स है जो यूज़ करते हैं, वो इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलेगा। सो हम स्टार्ट करें। In earlier times, people believed that the earth was flat. They feared that they might fall off if they traveled to the edge of the earth. पुराने ज़माने में, हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, 15 सेंचुरी से भी पहले की बात है ये, कुछ 500 साल पहले लोग ये बिलीव करते थे, क्योंकि तब तक ये पता नहीं चला था कि अर्थ का शेप क्या है, राउंड। वो ये सोचते थे कि अर्थ का जो शेप है इट इज़ फ्लैट। सो दे फियर्ड कि अगर वो आगे चलते रहेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे एक एज होगी, मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ अर्थ का आएगा और वहाँ से गिर जाएंगे। तो लोग ट्रैवल करने से भी ना, उनके पास में मिथ्स थी कि नहीं ट्रैवल नहीं करो, कोई ऐसी जगह ना आ जाए जहाँ पे अर्थ ख़त्म हो जाए। सो ऐसा हुआ करता था। सो वन फियरिंग पर्सन, बहुत ही एक जाबाज कहें या एक बंदा था, एक्सप्लोरर था वो, उसका नाम था फेर्डिनेंड मैगलन। कौन था ये? पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर कौन होते हैं? जो लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये कुछ ना कुछ नई चीज़ को जानने के लिए। एंड उसकी क्रू होता है उसका टीम। वो उन्होंने एक वॉयज स्टार्ट किया। वॉयज क्या है? वॉयज इज़ अ जर्नी। और ये कहाँ से स्टार्ट किया? स्पेन से स्टार्ट किया। और कब किया? 1519 में। ऑलमोस्ट 2 years लेटर इट एंडेड एट द सेम प्लेस। तो जब उन्होंने ये अपना जर्नी स्टार्ट किया 1519 में, तो वो 2 साल के बाद में जर्नी ख़त्म हो गया। और जब जर्नी ख़त्म हुआ तो उन्होंने पाया कि वो वापस वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। और इस वॉयज में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने दे स्टार्टेड विथ 5 ships, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे। एक तो उनका जो टीम मेंबर जो लीड कर रहा था फेर्डिनेंड मैगलन, वो भी था, और साथ में क्रू कितना था? 270 मेंबर्स का था। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में बस 18 मेंबर्स बचे, जब वो अपने वापस सेम पॉइंट जो कि स्पेन का था वहाँ पहुँचे। और एक बहुत बड़ी बात कि मैगलन जो उनको लीड कर रहा था वो भी सर्वाइवर्स में नहीं था, मतलब वो भी नहीं रह पाए। जब तक उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। बट द वॉयज प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज राउंड। बट वॉयज ने क्या प्रूव किया? कि अर्थ क्या है? राउंड है। क्योंकि अगर राउंड नहीं होती तो वो वापस अपनी जगह पे तो नहीं पहुंचते ना, राउंड में ही ऐसा होता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टूड। हमको इस पैराग्राफ से बहुत अच्छी चीज़ पता चली है। दिस इज़ द मैप। ये बता रहा है कि मैगलन ने वॉयज स्टार्ट किया था 1519 में और 21 में वो स्टॉप हुआ था। एंड हियर इट शोज़ कि मैगलन जो है वो कुछ वॉयज को ना का मिशन जैसे उनका कंप्लीट होने वाला था उससे कुछ देर पहले अप्रैल 27, 1521 में वो चल बसे। ही पास्ड अवे, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब एंड मैप में क्या फ़र्क है? मैप इज़ ए फ्लैट सरफेस और ग्लोब क्या होता है? 3D डायमेंशनल। हमने देखा है ना, ग्लोब तो पेज पे नहीं होता, इट इज़ राउंड इन शेप, इट्स लाइक अ बॉल। तो ग्लोब है क्या? पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं बताती हूँ। ग्लोब इज़ एग्जैक्टली हाउ अर्थ इज़। जैसा अर्थ का शेप है ना 3 डायमेंशनल, तो ग्लोब समझो आप उसी का एक छोटा सा फॉर्म है। तो लेट्स रीड इट। We cannot see the whole earth at the same time as it is huge. A globe is a small model miniature form of earth. It represents the 3-dimensional view of the earth. It also shows the shape, location of the oceans and continents. अर्थ जो है वो बहुत ह्यूज है और ग्लोब वो क्या है एक्चुअल में, तो बहुत ह्यूज है। तो हम इसीलिए अर्थ का एक तरफ से पूरी, मतलब हम वी कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली,
इवन जो स्पेस में भी लोग जाते हैं ना, जब वो अर्थ को ऊपर से देखते हैं, दे कैन ओनली सी वन साइड. वाई? बिकॉज इट्स नॉट फ्लैट इन सरफेस, इट इज़ राउंड. जब हम बॉल को देखते हैं, क्या हम बॉल का पीछे वाला साइड देख सकते हैं? नो, बिकॉज वो राउंड इन शेप है. तो सेम अर्थ को भी जब हम ऊपर से देखते हैं या इवन ग्लोब में भी देखेंगे, तो वी कैन ओनली सी वन सरफेस. सो अर्थ जो है बहुत बड़ी है, तो उसको हम इकट्ठे नहीं देख सकते, क्योंकि ग्लोब जो है एक स्मॉल मॉडल बनाया गया है ताकि हम उसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकें जब भी हमको अर्थ के बारे में कुछ समझना हो. तो ग्लोब एक 3D डायमेंशनल है, जो कि 3D डायमेंशनल क्या होता है, जो कि हम तीनों तरफ से फील कर सकते हैं. मैप क्या है? मैप इज़ ऑन पेपर. इट इज़ ए फ्लैट इमेज और फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो हमारा जो ग्लोब है, इट ऑल्सो शो द शेप एंड लोकेशन ऑफ जितने भी हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं उनका भी. The earth is round, it does not have any corners and edges that can be used as reference points. Hence, two end points of the imaginary axis of the earth are used as reference points. जो earth है वो round in shape है, तो इसीलिए राउंड है, तो राउंड में कोई कॉर्नर और एजेस नहीं होते ना. ये तो हमने अपने मैथ्स में भी फिगर्स में पढ़ा हुआ है. सो जब अर्थ में रेफरेंस पॉइंट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आजकल साउथ पोल नॉर्थ पोल हम जानते हैं, वो बनाया गया है ताकि हमको ये पता चले कौन सी कंट्री साउथ पोल के पास में है. सो दीज टर्म्स, these points are used as reference that it is near equator, it is near north pole, it is near south pole. तो जो points को हम as a reference use करते हैं when we talk about globe or our earth, then these points are called reference points. Do you know the axis of the earth is titled? क्या आपको पता है? The northernmost point on the globe is called North Pole. तो अगर आप अभी ग्लोब देखोगे, जो हमारा नॉर्थ का जो ये पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल, राइट. तो हमको क्या क्या दिख रहा है इसमें? लॉन्गिट्यूड्स दिख रहे हैं, लैटिट्यूड्स दिख रहे हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं. पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हम समझ पा रहे हैं कि जो सबसे ऊपर है वो क्या है? नॉर्थ पोल. और जो सबसे नीचे है वो साउथ पोल है. हमारी जो कंट्री इंडिया है, इट इज़ इन बिटवीन, मतलब साउथ पोल से भी उतना ही दूर है जितना वो नॉर्थ पोल से दूर है. The horizontal imaginary line drawn around a globe exactly halfway between North Pole and South Pole is called equator. और जो ये बीच में लाइन है ना, बिल्कुल exactly, मतलब आप हाफ कर दो अर्थ का, जो आधा हाफ ऊपर है आधा हाफ, मतलब वो पूरा डिवाइड करता है अर्थ को, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर. और इक्वेटर के आसपास में जितनी भी कंट्रीज़ हैं या जितने भी नेशंस हैं ना, वो बहुत गर्म रहते हैं. इट इज़ द बेसिक लाइन फॉर ड्राइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. ये अब होता क्या है वो बताती हूँ. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या फ़र्क है? तो लैटिट्यूड आप देखोगे ना, तो इक्वेटर के ऊपर जो ये लाइंस जा रही है ना, इक्वेटर की ही शेप में, मतलब इक्वेटर जो है, आप अगर नॉर्थ और साउथ देखेंगे तो उस डायरेक्शन में नहीं, जो इक्वेटर के साथ साथ में रेफरेंस में चल रही है, तो उनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. पर लॉन्गिट्यूड क्या है? यहाँ पे देखो, जो नॉर्थ पोल से होके नीचे जा रही है ये वाली, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस. ठीक है, तो दीज आर लॉन्गिट्यूड लाइंस, दिस वन. सो दिस इज. और एक और चीज़ बच्चों, जो ये लाइंस है ये कोई अर्थ के ऊपर है नहीं. ये सारी लाइंस जो हैं या पॉइंट्स हैं, ये हमने इमेजिनरी बनाई हैं ताकि जब भी हमको कुछ एक्सप्लोर करना हो अर्थ के बारे में, या जस्ट टू मेक इट हेल्पफुल फॉर पीपल टू गिव इट एज अ रेफरेंस. तो ये सारी चीज़ें जो है इमेजिनरी हमने बनाई हैं. ये ऐसी लाइंस कोई अर्थ पे या ग्लोब पे पाई नहीं जाती एक्चुअल में, बट इनसे हमको बहुत हेल्प होती है ये जानने में और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के में. वो हम आगे बताएंगे आपको हाउ. Dens of longitude and the parallels of the latitude form a grid. It helps us to locate the exact position of
places and time on the earth. जैसे अभी मैंने बताया था कि इनका कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, ये हमको हेल्पफुल होती है बहुत सारी चीज़ें जानने में। तो ये इमेजिनरी लाइंस क्यों बनाई गई है, क्या पर्पस है? तो अब हमको पता चल गया कि जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, आप देखो कितनी सारी लाइंस है। तो ये एक क्या बनाता है, ग्रिड बनाता है। क्या बनाता है? ग्रिड बनाता है। और ये हमको क्या हेल्प करने में करता है, लोकेट करने में हर किसी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और टाइम क्या है उस टाइम पे अर्थ का, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह का, हर कंट्री का टाइम जोन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो हम कैसे पता करें? तो यही लाइंस जो हैं, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का जो ग्रिड फॉर्म होता है ना, यही हेल्प करता है। मे बी दे, जो आप देख रहे हो स्क्वायर बना हुआ है, तो ये इसको ना नेमिंग करते होंगे कि इस जगह पे अलग टाइमिंग है, ये अलग टाइम जोन का है। सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प अस। और एग्जैक्ट पोजीशन, नॉट ओनली टाइम, इवन पोजीशन बताने में भी ये हेल्प करता है। क्या? ग्रिड जो फॉर्म होता है किस चीज़ से? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड से। पढ़ो। We can understand the two motions of the earth with the help of a globe. Rotation, the movement of the earth on its axis from west to east, is called rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. It causes day and night. तो हमको पता है कि हमारे अर्थ में दो तरह के मोशंस होते हैं कि वो किस तरह से चलती है। तो जो मूवमेंट होता है अर्थ का, उसी के एक्सिस पे, जो हमारा अर्थ का एक्सिस है ना, ये जो होता है एक एक्सिस है, उसी पे वो गोल 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 घूमती रहती है। तो जो एक्सिस पे चलती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, राइट? गोल गोल घूमती है। आपने देखा होगा बहुत बार, हमारे बहुत सारी वीडियोज़ में आता है कि हाउ अर्थ मूव्स, राइट? फ्रॉम ऑन इट्स एक्सिस, जो एक ही एक्सिस होता है उसी पे चलती रहती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो अर्थ जो होती है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने घंटे लगाती है? 24 आवर्स घंटे लगाती है, मतलब 24 घंटे लगाती है। और उसी रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होता है। जब वो रोटेट करते करते जो कंट्रीज़ बिल्कुल सन के सामने आ जाएगी, वहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगी। जो कंट्रीज़ थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, वहाँ पे इवनिंग या रात होने वाली होगी या रात हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ डे एंड नाइट कम्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस। और अर्थ का रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है? एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है? Earth also moves around the sun on a fixed path called the orbit. This movement is called the revolution. It takes 365 and a half day. हाफ नहीं है, 1/4 1/4 days to complete the revolution. It causes a change in season. It means it takes 365 days, 1 year. हाँ, सो इसमें हमें क्या पता चलता है? एक तो हमें रोटेशन पड़ा। रोटेशन जो होता है वो छोटा सा रोटेशन होता है, जो कि क्या डायरेक्शन से होता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? मतलब साउथ और नॉर्थ पोल का नहीं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रोटेशन होता है उसमें तो 1 घंटा लगता है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और उस रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। मगर व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन होता है, द अर्थ जो होती है वो सन के आसपास घूमती रहती है, ठीक है? और ऑन ए फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ होता है, ऑर्बिट, जो हमें देखा होगा जहाँ पे प्लैनेट्स होते हैं तो अपने ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तभी हमने पढ़ा था कि ऊपर कि दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन बड़ा होता है, उसको टाइम लगता है कवर करने में। तो एक अर्थ को हमारी अर्थ को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, मतलब एक पूरा चक्कर जो सन के इर्द गिर्द है अपने ऑर्बिट में कवर करने में 365 डेज एंड 1/4 ऑफ डे, मतलब 365 प्लस और दिन का 1/4। हाँ, और उस चेंज से क्या होता है? हमारे अर्थ पे चेंज इन सीजन्स होता है, ठीक है? तो एक तो हमारा रोटेशन होता है जिससे दिन रात होती है, पर रेवोल्यूशन से क्या होता है? चेंज इन सीजन्स, ठीक है? तो आप देखो, ये है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो यू कैन सी कि हमारा एक्सिस है, तो हम अपने एक ही एक्सिस पे चलती रहती है, फिक्स पाथ है उसका, ऑर्बिट, ठीक है? तो वो नॉर्थ पोल से फिर जैसे वो नॉर्थ पोल के पास पहुंचती है तो विंटर शुरू हो जाती है, फिर स्प्रिंग आता है। जैसे ही वो हमारा वेस्ट की तरफ पहुंचती है तो फिर क्या आता है? समर आता है।
नीचे ऑटम आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज. सन इज बीच में, तो उसके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. हमको पता ही होगा अपने अपने ऑर्बिट में. तो अर्थ भी करता है, और अर्थ को 365 डेज लगते हैं प्लस 1/4 ऑफ डे लगता है ये एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा करने में. और तभी हमारे सीजन्स जो होते हैं वो हर रोज़ चेंज नहीं होते हैं, वो कुछ कुछ महीनों तक रहते हैं, बिकॉज ये पूरा चेंज होने में 365 डेज लगता है, राइट? A globe is a true representation of Earth, but it is not easy to carry it around. It can only give limited information, whereas maps can give detailed information of any part of the Earth. Moreover, it is easy to carry a map. A map is a drawing of the Earth on a flat surface. It can be drawn to show the whole world, a country, a city, or even your neighborhood. There are different sizes of maps. They can be small or large. A wall map gives many details. A book of maps is called an atlas. तो अभी तक हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था. ग्लोब जो है वो तो सच में एक अर्थ का मिनिएचर है ना, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है. बट उसको क्या हम ग्लोब को कैरी कर सकते हैं अपने स्कूल बैग में? नहीं कर सकते. क्या हम उसको ईजीली मूव कर सकते हैं अपनी पॉकेट में? नहीं कर सकते. इसीलिए मैप बनाया गया है फॉर द ईजीनेस, फॉर द ईज ऑफ यूज़. ठीक है. तो और इट कैन ओनली गिव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. सो मैप्स जो है वो जानबूझ के ऐसे बनाए गए हैं ताकि वो ईजीली मूव हो, फिज़िकली यूज़ करने के लिए ईजी पड़े, और वो फ्लैट सरफेस पे ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे. क्योंकि ग्लोब पे ना इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको लिमिटेड तरीके से मिलती है, वो अच्छे से नहीं मिल सकती है. और ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ का है, राइट? मगर मैप जो है वो अलग से एक स्टेट का भी हो सकता है, एक कंट्री का भी हो सकता है, और पूरे वर्ल्ड का मैप भी होता है. ये हमने देखा होगा, राइट? तो वो हम अपने तरीके से बना सकते हैं और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं. तो मैप इज़ एक तरह का बनाया गया है ताकि हम उसको पढ़ सके, अच्छे से समझ सके ग्लोब को, तभी मैप बनाया गया है. तो मैप इज़ ईजी टू कैरी. इसका एक डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है ग्लोब और मैप के बारे में, है ना. मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. इट कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, ए कंट्री और अ सिटी, इवन योर नेबरहुड. आपके नेबरहुड और आपकी सोसाइटी का भी मैप बना हुआ होता है ना. ठीक है. देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ मैप्स. दे कैन बी स्मॉल और लार्ज. वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. वॉल पे चिपकाने वाले मैप्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. आपने देखा होगा आपके स्कूल में, आपके प्रिंसिपल मैम के रूम में पीछे मैप होता है, वो कितना बड़ा होता है. बट जो आप नोटबुक्स में पेस्ट करते हैं वो कितना छोटा सा मैप होता है, राइट? सो अ वॉल मैप गिव्स मैनी डिटेल्स. वो आपको बहुत सारी डिटेल्स दे सकता है कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है, कहाँ पे कौन से मॉन्यूमेंट्स है, सीजन्स कौन से हैं. सो मैप का पर्पस जो है वो अलग अलग हो सकता है, और वो ईजियर. एक बुक भी होती है, हाँ, जिसको माना जाता है एटलस. हाँ. और जो बुक ऑफ मैप्स होती है उनको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एटलस. एटलस हमारी बुक्स में हमेशा मिलता है हमको. उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है मैप्स के बारे में, और एटलस हम बच्चों को सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए. हमारी बहुत नॉलेज ग्रो होगी. Must have seen a map outside a locality. It is drawn on a reduced scale. हाँ, तो वही जो मैंने अभी बात की थी कि देखो लोकेलिटी का, एक सोसाइटी का है मैप, है ना. गुरुद्वारा यहाँ पे है, ये दिल्ली में एक जगह है वसंत विहार, उसका बताया गया है कि प्रिया सिनेमा यहाँ पे पेट्रोल पंप है. तो कभी कभी हम अगर ट्रैवल करते हैं तो मैप हमको हेल्प करता है ये जानने में कि आसपास हॉस्पिटल कौन सा है, स्कूल कौन सा है. और दिस इज़ द डिफरेंस. ये ग्लोब है और ये मैप है. एंड दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ये बताया गया है कि मैप, सोसाइटी मैप्स कैसे होते हैं. तो मैप बहुत तरीके के होते हैं और वो अलग अलग तरीके से यूज़फुल होते हैं हमारे लिए. ये पढ़ोगे रे? One small board show all the buildings, houses, parks, and shopping areas of the locality. Different features are represented by symbols, colors, and shares. वही जो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा मैप जो है बहुत यूज़फुल होता है. वो हमको बता सकता है कि बिल्डिंग्स के बारे में, हाउसेस के बारे में, शॉपिंग एरियाज़ के बारे में, पार्क्स के बारे में, और वो अलग अलग सिंबल्स में. मैप जैसे होता है, मैप को पढ़ने का भी तरीका होता है. वो एक जगह पे आपको बता देगा कि इफ़ इट इज़ रेड इट मीन्स
वहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग है. इफ़ इट इज़ येलो इट मीन्स हॉस्पिटल एरिया. इफ़ इट इज़ ग्रीन इट मीन्स वो पार्क या ग्रीन एरिया है. सो मैप के सिंबल्स बनाए जाते हैं जो कि आपको बहुत ईजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा एरिया क्या है. आई एम जस्ट गिविंग एन रेफरेंस. वैसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स वाला एरिया होगा तो वहाँ पे अलग से सिंबल होगा, कहीं पे रिवर्स है तो वो अलग से सिंबल दिखाया जाएगा. सो दिस इज़ हाउ मैप्स आर मेड. और मैप्स में सिंबल, कलर और शेड्स का बहुत ही ज़्यादा वो होता है, योगदान होता है. ये जानने के लिए इंसान को रीड करने में हेल्प होती है, क्योंकि हम मैप में तो हर एक चीज़ का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए साइड में रेफरेंस दिया होता है कि इफ़ इट इज़ दिस देन आप ये समझना कि वहाँ पे पार्क है, अगर येलो है तो ये समझना कि वहाँ पे बिल्डिंग्स है. सो दिस इज़ हाउ दी सिम्बल्स, कलर एंड शेड्स हेल्प फॉर पर्सन टू रेफर. No, a sketch is a rough drawing of a place. It is based on memory or observation and gives some important landmarks. आपको पता है स्केच क्या होता है? स्केच इज़ ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. स्केच ज़रूरी नहीं है जो हम इवन जो हम कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हैं स्केच के थ्रू, उसको भी स्केच कहते हैं. बट अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैप एंड ग्लोब्स का, तो स्केच यहाँ पे क्या बोलता है? स्केच एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी जगह की. इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी और ऑब्जर्वेशन गिव सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स. कभी कभी होता है ना कि हम स्केच बनाते हैं कि यहाँ पे स्कूल है, जो हमने देखा है उसके हिसाब से हम स्केच बनाते हैं खुद से, हैंडमेड, तो उसको स्केच कहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ इवन स्केच का यूज़ ना इवन जो आप डिफेंस में देखोगे ना, वहाँ पे लोग बहुत यूज़ करते हैं जस्ट टू लोकेट द एरियाज दैट दे वांट टू सिक्योर और दे वांट टू कीप एन आई ऑन. सो वहाँ पे स्केच का इम्पोर्टेंस बहुत है. Different type of information can be provided on a single map or a map may give only one type of information. ज़रूरी नहीं है कि मैप में सब चीज़ें हो. तो मैप को हम अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया था, क्रॉप्स के लिए अलग होगा, मॉन्यूमेंट्स के लिए अलग होगा, तो हम उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a map of a state may show the rivers, lakes, mountain, temperature, rainfall, है ना, और only the different districts of the state, है ना. The title of map tells you what the map is all about. जो टाइटल होता है मैप का, सबसे ऊपर टॉपिक लिखा होता है कि मैप किस बारे में है, क्या बता रहा है हमको. सो अब हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं. Different types of maps. Physical maps show natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, हाँ, etc. ठीक है. फिजिकल मैप कौन से होते हैं? जो कि हमको नेचुरल फीचर्स, जो भगवान ने बनाए ना फीचर्स ऑन द अर्थ, माउंटेन्स वगैरह. जैसे कि एक हाँ, स्टेट में पहाड़ी स्टेट है, हाँ, वैसी स्टेट है. कहाँ पे प्लेट्यूज होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं छोटे वाले पहाड़. माउंटेन्स होते हैं बहुत बड़े पहाड़. प्लेन्स कहाँ पे है? रिवर्स कहाँ पे? जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, जो भगवान की बनाई गई है, वो रेफ़र करने के लिए जिन मैप्स को क्या बोलते हैं? उन मैप्स को फिजिकल मैप्स. अगला मैप क्या आगे रेख? Political maps show the boundaries of cities, towns and villages, countries and the states of the world. व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैप? पॉलिटिकल मैप होता है जो हमें बाउंड्रीज दिखाता है किसी सिटी की, टाउन की और विलेज की या कंट्री की. हाँ. और क्या बोलते हैं, वो हमें सारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की बताता है. हाँ, तो अगर हमको पॉलिटिकल मैप होता तो हमको ये पता चलेगा कि वो हमको पूरा बताता है कि ये कर्नाटका है, यहाँ पर कर्नाटका ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे केरला शुरू हो रहा है, राइट. तो वो इवन डिस्ट्रिक्ट को भी हाईलाइट कर सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है. फॉर एग्जांपल, रेड है तो कर्नाटका है, तो यहाँ पे इस पार्टी का रूल है, कांग्रेस है या बीजेपी है. दिल्ली है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो वो उस मैप को क्या बोलेंगे हम? पॉलिटिकल मैप, जो कि रेफ़र करने के लिए होता है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, वहाँ पे क्या रूलिंग हो रही है, ये भी हो सकता है. थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? Focus on the particular information like roads, population, parks, etc. हाँ, जो थीमेटिक मैप्स होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी रोड्स है, क्या पॉपुलेशन है, पार्क्स कितनी हैं. जो कि सोसाइटी के मैप्स जो होते हैं ना, सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ, जैसे गुड़गांव में अगर हम रहते हैं तो सेक्टर 15 का मैप ये है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप्स. तो 3 तरह के मैप होते हैं हमारे. कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स. ठीक है, थीमेटिक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप टू अंडरस्टैंड, रीड एंड इंटरप्रेट एनी मैप. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
हमको मैप देखना आना चाहिए। तो लैंग्वेज उसमें क्या होती है, सिंबल्स की होती है या कलर्स की होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन कलर है तो पार्क एरिया है, तो साइड में ना रेफरेंस एक बॉक्स होता है। आपने मैप ज़रूर देखा होगा अभी तक, आपने एग्जाम्स में भी किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। Do you know the Survey of India prepares all maps for India? क्या आपको पता है कि मैप बस स्कूल्स में नहीं यूज़ होता है, मैप्स बड़ी बड़ी एजेंसीज़ में भी यूज़ होता है। जो हमारी कंट्री में जो सर्वे होते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या पॉपुलेशन है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे, सिटीज़ लेवल पे, विलेज लेवल पे अलग अलग तरह के सर्वेज होते हैं। पॉपुलेशन पे, लिटरेसी रेट पे, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लोग कम पढ़े लिखे हैं, और पॉवर्टी पे कि कितने लोग गरीब है, कितने लोगों का वेल्थ इनकम कितना है, इनकम पे या पहनावे पे, ट्रेडिशन पे, कल्चर पे, रिलीजन्स पे, जो अलग अलग तरह के सर्वेस हमेशा चलते रहते हैं, तो वो लोग भी मैप ही यूज़ करते हैं। Let us learn of a map. Let us learn about the components of a map. अभी तक हमने क्या पढ़े, टाइप ऑफ मैप। अब मैप्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो First, डायरेक्शन। direction. Most maps show an arrow marked with the letter N At the top? the top. It means North. north. When you know the north, you can find out other directions, east, west, and south. There are 4 cardinal directions and 4 intermediate directions On the compass. They help us to locate the exact position of the places. सो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है मैप का, वो है डायरेक्शन। तो कंपास तो हमको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कंपास हमेशा नॉर्थ लोकेट करता है। तो जब वो नॉर्थ लोकेट करता है ना, तो जब हमको पता खुद ही पता चल जाएगी कि साउथ कहाँ से होगा, ईस्ट कहाँ से होगा और वेस्ट कहाँ से होगा, है ना। तो मैप पे भी हमें देखा होगा एन लिखा होता है। जैसे हमको एन पता चल जाता है नॉर्थ कहाँ है, तो हम इजीली बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो फिर वेस्ट होगा, राइट पे जो होगा वो ईस्ट होगा, और नीचे की साइड पे क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। और हमने ये अपने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा है, 4th क्लास में, 3rd क्लास में भी, कार्डिनल डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती है। कार्डिनल डायरेक्शंस तो 4 होती है और इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। अब सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा, The actual distance on स्केल। ground is स्केल है ना, फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकंड इज स्केल। The actual distance on ground is shown on a reduced Scale. Scale is a रेशियो between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between Delhi and Agra is 200 kilometers. सिमिलरली कंपोनेंट क्या है डायरेक्शन के बाद में, स्केल जो है वो हमको एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड में है, मतलब वो हमको रिड्यूस स्केल में बताता है। ऑब्वियसली जो हम 200 किलोमीटर का 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तो मैप पे नहीं दिखा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको बहुत सारा पेपर चाहिए, अगर पेपर मिलता भी है वो इम्पॉसिबल चीज़ है, राइट, वो दिखाना। Impossible नहीं है, ये बहुत hard है। इट इज़ हार्ड बट वाई टू डू दैट, राइट। सो स्केल जो है वो हमको एक्चुअल रेशियो बताता है। जैसे राजस्थान इज़ अ बिग स्टेट, तो मैप पे भी आप देखोगे कि राजस्थान बड़ा है। अगर थोड़ा सा छोटा उसे यूपी है, तो यूपी उसे हल्का सा ही उतना ही छोटा होगा। तो एक्चुअल में वो पूरा रेशियो दिखाता है। दिल्ली इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट, तो आप देखोगे छोटा सा दिल्ली का छोटा सा एरिया दिखाया गया है मैप में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हाँ, तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि दिल्ली और आगरा के बीच में 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 2 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, वो कितने में दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर में। 500 किलोमीटर का दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर में। सो दिस इज हाउ द रेशियो इज एक्चुअली मैप्ड ऑन द मैप। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होता है, कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि वर्ल्ड वाइड ना कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना में हम रोड को किसी और लाइन से दिखाएंगे बट इंडिया में कुछ और, कि कुछ ऐसे होते हैं जो सेम ही रहते हैं हर कहीं। क्यों, ताकि लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए। अदरवाइज दे विल ओनली लर्न कि यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है। जैसे कि साउथ कोरिया में अगर रोड टेढ़ी मेढ़ी का सिंबल होगा, अगर स्ट्रीम को रोड दिखाएगा उधर, तो people और will get इंडिया में confused. स्ट्रीम को अगर रोड दिखाने लग गए
तो पीपल विल गेट कन्फ्यूज। तो इसीलिए कुछ सिम्बल्स जो हैं वो कॉमन होते हैं और उनको वही अलाउ करना होता है कि वही यूज़ करें, अदरवाइज वो मतलब वो अप्रूव नहीं होते वो वाले मैप्स, राइट। Specific colors are used to show different features of the earth. For example, blue color is used for water bodies. Green color represents plains and lowlands. Brown color is used for showing hills and snow. Capped peaks are shown By by white white color. It makes the reading of maps very easy. सो हमारा फोर्थ कंपोनेंट क्या है, कलर्स। तो कलर जो है वो प्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि ब्लू कलर है तो ये पता चलता है वहाँ पे ना वाटर बॉडीज, रिवर, ओशन, सी के पास में हो सकता है वो। ब्राउन कलर मोस्टली हिल्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे माउंटेन्स हो बड़े बड़े। ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हो उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। वाइट कलर जहाँ पे स्नोई हो, मतलब पूरा स्नोफॉल बहुत होती हो, या बहुत विंटर मतलब जो ठंडी जगहें होती हैं उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। सो ये सब कलर्स हमको हेल्प करते हैं ईजीली लोकेट करने में कोई जगह, और ये ईजी टू अंडरस्टैंड कलर्स होते हैं। सो हमारे 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, जो कि इट्स वेरी इजी एंड आपको भी अब मैप ड्रॉ करने में ये हेल्प भी करेगा ये चैप्टर, और आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए भी, ज़िंदगी भर याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो दिस इज़ व्हाट द चैप्टर 10 मैपिंग इंडिया वॉज ऑल अबाउट। आई होप आपको ये चैप्टर, और हम नेक्स्ट पार्ट में आपको उसकी बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। हाँ वो भी हम करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा मेरा समझाना। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, आई विल कम विद मोर वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगी, बहुत अच्छे से समझाऊँगी सारे सब्जेक्ट्स। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, and that you can do only by doing the free thing, that is by subscribing to my channel. Thank you. Bye.